हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास आपके पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के ज़रिए आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके। क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तंजावुर जिले में मार्क्स के उत्पादन पद्धति की अवधारणात्मक संदर्भ में अध्ययन किया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, रामकृष्ण मुखर्जी, AR देसाई, कैथलीन गफ, मैक्स वेबर। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में मार्क्स के उत्पादन पद्धति की अवधारणात्मक संदर्भ में अध्ययन इनमें से किसने किया है? रामकृष्ण मुखर्जी, AR देसाई, कैथलीन गफ, मैक्स वेबर। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कैथलीन गफ होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति की अन्य सभी परिस्थितियों में एक ऐसी परिस्थिति जिसे समाज अधिक महत्व देता है, ऐसी परिस्थिति कहलाती है। अभिनय की भूमिका, भूमिका दूरी, मुख्य परिस्थिति, भूमिका चमकीकरण। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? व्यक्ति की अन्य सभी परिस्थितियों में एक ऐसी परिस्थिति है जिसे समाज अधिक महत्व देता है, ऐसी परिस्थिति को क्या कहा जाएगा? अभिनय की भूमिका, भूमिका दूरी, मुख्य परिस्थिति या फिर भूमिका चमकीकरण। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मुख्य परिस्थिति होगा। मुख्य परिस्थिति, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो मुख्य परिस्थिति है, ये अवधारणा हिलर की दी है, हिलर ने दी हुई है। देखिए, स्टेटस एंड रोल यानी कि परिस्थिति और भूमिका, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। इसी चैनल के जब प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको इस नाम से, स्टेटस एंड रोल के नाम से, परिस्थिति और भूमिका के नाम से आपको दो फोल्डर मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पर इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। जब आप उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो सारी क्लासेस आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक जगह ही मिल जाएंगी। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से परिस्थिति और भूमिका का वर्णन किया था, अध्ययन किया था। और इससे संबंधित बुक भी पूछी जाती है, किस बुक में उन्होंने स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति और भूमिका की बात की है। तो बुक का नाम है द स्टडी ऑफ मैन। बुक का नाम क्या है? द स्टडी ऑफ मैन है। ठीक है, और जिसमें कि उन्होंने परिस्थिति के दो प्रकार भी बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। यहाँ पर बोला जा रहा है, व्यक्ति की अन्य सभी परिस्थितियों में से एक ऐसी परिस्थिति जिसे समाज अधिक महत्व देता है, उसे क्या कहा जाता है? देखिए, व्यक्ति की सिर्फ मात्र एक ही परिस्थिति नहीं होती है। व्यक्ति की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसे व्यक्ति अपने जन्म से ही प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जैसे कि जेंडर हो गया, है ना, कास्ट हो गया, तो ये व्यक्ति को जन्म से ही मिलती है। और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है जिसे व्यक्ति प्राप्त करता है अपनी उपलब्धियों के द्वारा। तो जब जन्मजात परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति को मिला दिया जाता है, यानी कि व्यक्ति की सभी परिस्थितियों का जो योग है, व्यक्तियों की सभी परिस्थितियों में से एक कोई ऐसी परिस्थिति है जिसके द्वारा वो समाज में जाना जाता है, समाज उस परिस्थिति को ज़्यादा महत्व देता है, तो उस परिस्थिति को मुख्य परिस्थिति कहा है हिलर ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, अपराध समाज के लिए चेतावनी यंत्र की तरह कार्य करता है, यह तर्क है। हॉवर्ड बेकर, एल्बर्ट कोहेन, RK मर्टर, लोम्ब्रोसो। बताइए, अपराध समाज के लिए चेतावनी तंत्र की तरह कार्य करता है, यह तर्क किसका है? और अपराध यानी कि क्राइम, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में इसका भी आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहां से इस टॉपिक को देख सकते हैं। अपराध समाज के लिए चेतावनी यंत्र की तरह कार्य करता है, ऐसा तर्क इनमें से किसका है? किसने कहा है? तो यहाँ पर
कोहेन होगा, एल्बर्ट कोहेन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, कोहेन ने कहा था कि अपराध समाज के लिए चेतावनी यंत्र की तरह कार्य करता है। ठीक है, वो एक तरीके से चेतावनी देता है जिसके ज़रिए वो एक तरीके से समाज में सूचित करता रहता है कि समाज की कोई व्यवस्था या समाज की कोई एक ऐसी संस्था है जो ठीक से कार्य नहीं कर रही है, और ऐसे में समाज चूँकि अपराध क्राइम समाज में हो रहा है, ठीक है, अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है, तो समाज को ऐसे में क्या चाहिए कि समय रहते ही उसे ठीक करे उस सिचुएशन को, वरना इसके जो परिणाम होंगे वो क्या हो सकते हैं, घातक हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो अपराध होता है वो समाज के लिए चेतावनी यंत्र की तरह कार्य करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कोहेन हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं, प्रश्न है निम्न में से किसने मध्यम वर्गीय युवाओं में विचलन का अध्ययन किया है। मध्यम वर्गीय युवाओं में विचलन का अध्ययन इनमें से किसने किया है? एल्बर्ट कोहेन, दुर्खी, मर्टन, डेविड मैटजा, ऑप्शंस दिए गए हैं। मध्यम वर्गीय युवाओं का अध्ययन, ठीक है, मध्यम वर्गीय युवाओं में विचलन का अध्ययन है, इनमें से पूछा जा रहा है किसने किया है। एल्बर्ट कोहेन, दुर्खी, मर्टन, डेविड मैटजा, बताइए। तो यहाँ पर डी होगा, डेविड मैटजा होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने कहा था, डेविड मैटजा ने, कि जो व्यक्ति है जो विचलनगामी व्यवहार करता है ये व्यक्ति की कोई नेचर में नहीं होता। ठीक है, ये व्यक्ति के नेचर में नहीं होता है कि उसके नेचर में ही ऐसा है, वो ऐसा इस वजह से कर रहा है, बल्कि वो क्या करता है, मज़े लेने के लिए करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग होते हैं तेज़ गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये याद रखिएगा, मध्यम वर्गीय युवाओं में विचलन का जो अध्ययन है वो डेविड मैटजा ने किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है निम्न में से वर्गों का 4 प्रकार से विभाजन किया गया है। 4 वर्ग कौन से हैं? श्वेत वसन बुद्धिजीवी वर्ग, कुशल श्रमिक वर्ग, निम्न तथा अयोग्य श्वेत वसन वर्ग और अकुशल श्रमिक वर्ग दिया गया है। कूट में है लॉकवुड, एम यंग, फ्रैंक पार्किन, वार्नर। बताइए, वर्गों का इस तरीके से 4 वर्गीकरण जो या विभाजन कह ले किसने किया है? लॉकवुड, माइकल यंग, फ्रैंक पार्किन, वार्नर, ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए। श्वेत वसन बुद्धिजीवी वर्ग, कुशल श्रमिक वर्ग, निम्न तथा अयोग्य श्वेत वसन वर्ग, अकुशल श्रमिक वर्ग दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए। लॉकवुड, माइकल यंग, फ्रैंक पार्किन, वार्नर दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रैंक पार्किन होगा। ठीक है, फ्रैंक पार्किन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जाति को एक क्रियापुंज माना? जाति को क्रियापुंज इनमें से किसने माना है? आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, एडविन मायर। यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया। चलिए बताइए, जाति को क्रिया का पुंज किसने माना है? यहाँ पर बिली रख लीजिए आप लोग, बताइए। जाति को एक क्रियापुंज इनमें से किसने माना है? तो यहाँ पर एडविन मायर होगा। ठीक है, एडविन मायर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और एडविन मायर का कहना था कि वर्तमान समय में देखा जाए तो जो जाति है वो पॉलिटिकल पावर को प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली माध्यम रही है। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, वर्तमान समय में जाति पॉलिटिकल पावर को, राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली माध्यम रहा है। किसने कहा है? तो एडविन मायर का है कहना है। ठीक है, इसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, जाति को एक क्रियापुंज किसने माना है? एडविन मायर ने माना है या एडविन मायर ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है किसी उच्च जाति अपने पारंपरिक शुद्ध आचरण का त्याग कर पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाना कहलाता है। बताइए, किसी उच्च जाति द्वारा या द्विज जाति द्वारा अपने पारंपरिक शुद्ध आचरण का त्याग कर पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाना क्या कहलाता है? विसंस्कृतिकरण, जनजातीयकरण, जाति जनजाति नैरंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा?
उच्च जाति द्वारा या द्विज जाति द्वारा उसके खुद के जो पारंपरिक शुद्ध आचरण हैं उनका त्याग करके पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाना क्या कहलाएगा? विसंस्कृतिकरण कहलाएगा। विसंस्कृतिकरण ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये कॉन्सेप्ट है डी.एन. मजूमदार का। ठीक है, डी.एन. मजूमदार का है और डी.एन. मजूमदार का हो जनजाति पर अध्ययन है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत युग्म चुने। योग्यता तंत्र कैथरीन गफ, शासक वर्ग मोस्का, वर्ग विहीन समाज मार्क्स, संदर्भ समूह मर्टन। यहाँ पर सही क्या होगा बताइए? योग्यता तंत्र कैथरीन गफ, शासक वर्ग मोस्का, वर्ग विहीन समाज मार्क्स, संदर्भ समूह मर्टन। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? गलत बताना है तो यहाँ पर योग्यता तंत्र होगा। ठीक है, योग्यता तंत्र होगा। कैथरीन गफ नहीं है। ठीक है, कैथरीन गफ नहीं है बल्कि माइकल यंग है। ठीक है, कैथरीन गफ नहीं है, माइकल यंग है। बाकी के सारे कॉन्सेप्ट्स सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कृषक एवं ग्रामीण समाज लगभग पर्यायवाची हैं या कहना है? आंद्रे बेते, एफ.जी. बेली, टी.एल. स्मिथ, जी.एस. गुरिये ऑप्शंस है। कृषक और ग्रामीण समाज को पर्यायवाची किसने कहा है? कृषक एवं ग्रामीण समाज पर्यायवाची है, इनमें से किसका तर्क है? आंद्रे बेते, एफ.जी. बेली, टी.एल. स्मिथ, जी.एस. गुरिये ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा टी.एल. स्मिथ। ठीक है, टी.एल. स्मिथ होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कृषक समाज और रूरल सोसाइटी है ना, ग्रामीण समाज और कृषक समाज, इन दोनों ही टॉपिक्स को कंप्लीट कराया गया है। दोनों का ही आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएगा। जिसने क्लासेस ना देखी हों उन्हें वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, फोल्डर में है सारे वीडियोस, सारी क्लासेस। एंड आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को जो अभी तक कराए गए हैं सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फोल्डर सबका बना दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से किसके द्वारा जनजाति को पिछड़े हिंदू नाम से संबोधित किया गया है? इनमें से किसने जनजाति को पिछड़े हिंदू कहा है? वेरियर एल्विन, विलियम वाइजर, जी.एस. घुरिये, आंद्रे बेते। बताइए, वेरियर एल्विन, विलियम वाइजर, जी.एस. घुरिये, आंद्रे बेते ऑप्शंस दिए गए हैं। जनजातियों को पिछड़े हिंदू नाम से किसने संबोधित किया या जनजाति को किसने कहा है पिछड़ा हिंदू, पिछड़े हुए हिंदू? बताइए, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? जी.एस. घुरिये होगा। जी.एस. घुरिये ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी.एस. घुरिये ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा था और जनजातियों की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर करने के लिए इन्होंने आत्मसातकरण की नीति की बात भी की थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जी.एस. घुरिये ने जनजातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए आत्मसातकरण की नीति की बात भी की थी। और वेरियर एल्विन ने नेशनल पार्क की भी बात की थी, राष्ट्रीय उपवन की बात की थी जनजातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, यह कथन किसका है कि भोजन तथा संपत्ति संबंधित मानवीय क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती हैं? मेलानोव्स्की, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, डेनियल बेल, किंग्सले डेविस। भोजन तथा संपत्ति संबंधित मानवीय क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती हैं, ये किसका तर्क है? मेलानोव्स्की, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, डेनियल बेल, किंग्सले डेविस ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑकबर्न एंड निमकॉफ। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑकबर्न ने कॉन्सेप्ट सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी हुई है, ये याद रखिएगा। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा ऑकबर्न की है और उन्होंने संस्कृति के दो प्रकार बताए थे, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। और संस्कृति यानी कि कल्चर, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, मूक विनिमय से संबंधित है सेमंग, सकाई, उपयुक्त सभी यानी कि ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, मूक विनिमय से कौन संबंधित है? यहाँ पर मूक विनिमय से कौन संबंधित है? मूक विनिमय यानी कि साइलेंट बार्टर। बताइए, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? देखिए, ये दोनों ही होंगे।
ठीक है, उपयुक्त सभी यानी कि ए और बी दोनों ही होंगे। और ये ट्राइबल्स हैं, सेमक जनजाति और सकाई जनजाति। अब देखिए मूक विनिमय किसे कहा जाता है, होता क्या है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों जातियाँ यानी कि सेमक जातियाँ, सेमक जनजाति और जो सकाई जनजाति है, ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे की शत्रु है। ठीक है, एक दूसरे की शत्रु हैं। और चूंकि ये शत्रु हैं, ठीक है, दुश्मन है, तो शत्रु है इस वजह से ये क्या कर सकते करेंगे, प्रत्यक्ष विनिमय तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो सेमक जाति के लोग हैं ये एक निश्चित कोई एक प्लेस फिक्स रहता है इनका पहले से ही, उस निश्चित स्थान पर जो इनकी जो वस्तुएं हैं, ठीक है, इनकी जो वस्तुएं हैं इनको वहाँ पर रख देते हैं। और इन जनजातियों को यानी कि जो सेमक जाति हैं ये जो इनके पास जो वस्तुएं हैं उनको उस जगह पर रखते हैं, साथ ही इनको जिन वस्तुओं की जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उससे संबंधित संकेत को भी वहाँ पर छोड़ देते हैं, रख देते हैं। बाद में जो सकाई जाति के लोग हैं, ठीक है, जो सकाई जनजाति के लोग हैं ये क्या करते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं, उनकी जो नीड्स की जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो सेमक जाति ने रखी हुई है वे उसको ले लेते हैं और संकेत से संबंधित जो उनके पास जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर उनके लिए वो छोड़ देते हैं। ठीक है, और चूंकि ये लोग शत्रु हैं तो आपस में क्या है, डायरेक्ट तो प्रत्यक्ष विनिमय तो कर सकते नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की जो वस्तुओं की अदला बदली होती है, इस तरह की अदला बदली में ये लोग एक दूसरे को नहीं देखते हैं, ना तो देखते हैं और ना ही ये क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, इसलिए ही इसे मूक विनिमय कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया है। तो सेमक जो जाति है, सेमक जाति के जो लोग हैं वे क्या करेंगे, अपनी उनके पास जो वस्तुएं हैं उनको एक निश्चित स्थान पर रखते हैं और उनको जिस चीज़ों की ज़रूरत है उससे संबंधित जो संकेत है उनको वहाँ पर भी वो छोड़ देते हैं। फिर बाद में सकाई जाति के लोग आते हैं और वे उससे संबंधित जो उनकी चीज़ें हैं, ठीक है, वो ले लेते हैं। ठीक है, और जो संकेत रख के गई है उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं वो वहाँ पर उनके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये शत्रु जाति हैं, शत्रु जनजातियाँ हैं, तो एक दूसरे से क्या करती प्रत्यक्ष विनिमय करेंगी नहीं। ठीक है, और ऐसा विनिमय जो होगा इसमें वो लोग डायरेक्ट मिल भी नहीं रहे हैं, बातचीत भी नहीं हो रही है, देख भी नहीं रहे एक दूसरे को, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, मूक विनिमय कहलाएगा, साइलेंट बार्टर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये दोनों ही जनजाति इससे संबंधित हो जाएंगी, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अराजकता, अव्यवस्था तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें हम क्या कहेंगे, सहयोगी प्रक्रिया कहेंगे, आत्मसात की प्रक्रिया कहेंगे, असहयोगी प्रक्रिया कहेंगे या फिर व्यवस्थापन की प्रक्रिया कहेंगे, बताइए। जिन प्रक्रियाओं की वजह से समाज में अराजकता, अव्यवस्था, तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहा जाएगा, सहयोगी प्रक्रिया, आत्मसात प्रक्रिया, असहयोगी की प्रक्रिया या फिर व्यवस्थापन की प्रक्रिया। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, असहयोगी की प्रक्रिया होगा। ठीक है, असहयोगी की प्रक्रिया होगा। सहयोगी कहाँ से होगा, है ना, असहयोगी की प्रक्रिया होगी। ऑप्शन सी अलग, यहाँ पर देखिए आत्मसात बिल्कुल ही अलग है, व्यवस्थापन का भी बिल्कुल अलग है, असहयोगी होगी। देखिए जब सामाजिक प्रक्रिया यानी कि सोशल प्रोसेस इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो वहाँ पर बताया गया था, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि गिलिन एंड गिलिन ने 3 तरह की सामाजिक प्रक्रिया के प्रकार बताए थे। एक था सामान्य सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा था सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, तीसरा था असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में क्या होगा, क्या क्या आएगा, कंपटीशन आएगा, है ना, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, प्रतियोगिता आएगी, संघर्ष आएगी, वहाँ पर विरोध होगा, विद्रोह की, ये सारी अवधारणाएं उसमें असहयोगी प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब मिलान करना है, यहाँ पर देखिए बुक्स दी गई हैं, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, द कल्चर ऑफ सिटीज़, स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटीज, सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनालिटीज़। ठीक है, ये सारी बुक्स दी गई हैं और सोशियोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कराई गई हैं। प्लेलिस्ट में आपको सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा। वहाँ पर चूँकि बुक्स काफ़ी हैं, अभी आपके पास समय है ज़्यादा, तो आप लोग क्या करें, थोड़ा थोड़ा करके डेली बुक्स याद ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके कोई भी एग्जाम दे रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड बुक्स पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, देखकर बताइए क्या होगा। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट किसकी हो जाएगी, स्पेंगलर की हो जाएगी। ठीक है, स्पेंगलर की हो जाएगी।
ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, थर्ड होगा ए का, ठीक है, ए का क्या होगा, थर्ड होगा, ऐसे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ए कर लेते हैं, बी, यहाँ डी, ठीक है, सी डी। देखिए डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट किसकी हो जाएगी, स्पेंगलर की हो जाएगी। फिर द कल्चर ऑफ सिटीज़ किसकी हो जाएगी, ममफोर्ड की हो जाएगी। अ स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी किसकी हो जाएगी, कॉब एंड ब्रूनर की। और सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी ये सोरोकिन की हो जाएगी, आपको कई बार बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आईपी देसाई, आंद्रे बेते और उपेंद्र बख्शी के अनुसार निम्न में से किस पहलू को आरक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या फिर शैक्षिक। राइट आंसर क्या होगा, आईपी देसाई, आंद्रे बेते और उपेंद्र बख्शी के अनुसार इनमें से किस पहलू को आरक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आर्थिक होगा, आर्थिक होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह की विशेषता नहीं है, इनकी संरचना औपचारिक होती है, ये निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ये प्रत्यक्ष राजनीति करते हैं, ये अप्रत्यक्ष राजनीति करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, विशेषता नहीं है प्रेशर ग्रुप की, ये पूछा जा रहा है, तो ये प्रत्यक्ष राजनीति करते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस धर्म में विवाह को एक संविदा माना जाता है, ईसाई धर्म में, इस्लाम में, पारसी में या फिर हिंदू धर्म में। धर्म में विवाह को एक संविदा माना जाता है, संविदा मतलब समझौता। राइट आंसर क्या होगा, इस्लाम होगा, मुस्लिम धर्म में, है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है। एंड सोशल स्ट्रक्चर, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। सोशल, ठीक है, स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चरेशन क्या है यानी कि संरचनाकरण क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म यानी कि संरचनात्मक प्रकारवाद क्या है, फंक्शनलिज्म क्या है, और इन सब से रिलेटेड जो समाजशास्त्री हैं जिन्होंने अपने विचार रखे हैं, सिद्धांत दिए हैं इन सब चीज़ से संबंधित, उनके बारे में भी पूरा उनका जो थ्योरीज है वो बताई गई है, और साथ में उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है जो, उनको भी कराया गया है, और इसी नाम से आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आइडिया, विचार हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सोशल स्ट्रक्चर, इस कॉन्सेप्ट का सबसे पहले यूज़ किसने किया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, ये भी याद रखिएगा। और उन्होंने सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से की थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, पुस्तक है रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी, किसकी है, रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी ये बुक किसकी है, लेवी स्ट्रॉस, E.R. लीच, D.N. मजूमदार, B.R. चौहान ऑप्शंस हैं, बताइए। रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी किसकी हो जाएगी, रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी ये हो जाएगी E.R. लीच की, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब प्रश्न है द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन, बुक है ये भी बुक ही है, किससे रिलेटेड है, किसकी है बुक, द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन। ऑप्शंस हैं टाइलर, लर्नर, लिंटन, फ्रेंच बोआस। टाइलर, लर्नर, लिंटन, फ्रेंच बोआस ऑप्शंस हैं, बताइए। द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन किसकी हो जाएगी, द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन किसकी हो जाएगी, फ्रेंच बोआस की, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है आउट ऑफ यूटोपिया, किसकी है, आउट ऑफ यूटोपिया बुक किसकी है, कॉलमैनहिम, डेहरेंड्रॉफ, W.H.P. रिवर्स, मोस्ट का ऑप्शंस दिए गए हैं आउट ऑफ यूटोपिया, बताइए राइट आंसर क्या होगा। सारी बुक्स कराई गई हैं, ठीक है, पहले ही बताई जा चुकी हैं। डेहरेंड्रॉफ की है, डेहरेंड्रॉफ ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर भी बुक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स, द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स किसकी हो जाएगी, राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, रूथ बेनेडिक्ट, A.R. देसाई, बताइए। द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स किसकी हो जाएगी, द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स क्या होगा, यहाँ पर कौन होंगे, राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पुस्तक ही है, बताइए। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्थ, पीटर ब्लाउ, पार्सन्स, मर्टन। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट आंसर क्या होगा, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पीटर ब्लाउ,
पीटर ब्लाउ होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बुक है ये भी, बताइए इस पुस्तक से कौन संबंधित है। एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पीटर ब्लाउ, आर्थर पार्सन्स, किंग्सले डेविस, बताइए। पीटर ब्लाउ, आर्थर पार्सन्स, किंग्सले डेविस ऑप्शंस हैं एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर क्या होगा, फर्थ होगा, ठीक है, रेमंड फर्थ होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। अवधारणाएं दी गई हैं, भूमिका ग्रहण, जीएच मीड, भूमिका संघर्ष, रॉबर्ट किंग मर्टन, परिस्थिति झटका, टॉफलर, परिस्थिति हताशा, लेस्की, बताइए यहाँ पर राइट क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, कॉन्सेप्ट्स, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। देखिए स्टेटस एंड रोल से ही रिलेटेड है, आपको बताया गया ना, स्टेटस एंड रोल, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। अब यहाँ पर तो आप डायरेक्टली पूछा गया है कि कॉन्सेप्ट है किसका, ठीक है। अब ज़्यादातर प्रश्न इस तरीके से नहीं देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में, आपको कथन दे दिया जाएगा फिर वहाँ पर पहचान के बताना होता है। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो आप कैसे पहचानेंगे। सिर्फ मात्र कॉन्सेप्ट याद कर लेना ही कि ये किसकी अवधारणा है, उससे काम नहीं चलने वाला है ना। तो यहाँ पर होगा डी, परिस्थिति हताशा किसका हो जाएगा, कोहेन का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, कोहेन का हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, परिस्थिति हताशा कोहेन की अवधारणा है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है परिस्थिति और भूमिका से संबंधित कौन से निम्नलिखित कथन सही हैं। आइए देखते हैं। परिस्थिति एक समाज में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है। भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार होता है। भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है। एंड लास्ट में है जैसे जैसे व्यक्ति अर्जित करता है वह उस पर आरोपित होती जाती है। बताइए सही क्या है, देखकर बताइए। परिस्थिति स्टेटस एक समाज में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है। भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार होता है। भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों ही सही होगा, फोर्थ नहीं होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर बुक है सोशल चेंज एंड कल्चर डायनेमिक्स, किसकी है, सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स, सोरोकिन, वेबलेन, मैक्स वेबर, लिंटन ऑप्शंस दिए गए हैं। सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स, बताइए। सोरोकिन, वेबलेन, मैक्स वेबर, लिंटन ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बताइए। राइट आंसर क्या होगा, सोरोकिन होगा। ठीक है, सोरोकिन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए आप लोगों को कई बार बताई गई है सोरोकिन की बुक्स, जैसे कि क्राइम एंड पनिशमेंट है, याद आ रहा है, क्राइम एंड पनिशमेंट है, सिस्टम ऑफ सोशोलॉजी है, फिर एक बुक बताई गई थी सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता पर सबसे पहले इन्होंने व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स बताई गई थी, है ना, याद आ रही है, ये सारी बुक्स बताई जा चुकी हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है किसने कहा है कि संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है। आर उथनो, बोर्दियो, लिंटन, विस्लर ऑप्शंस दिए गए हैं। किसने कहा है कि संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है, बताइए। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कल से इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है, ये किसका कहना है, तो आर उथनो का कहना है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए सही कथन बताना है, आइए देख लेते हैं। उप संस्कृति तथा प्रति संस्कृति दोनों मुख्य संस्कृति द्वारा स्वीकृत होती है। उप संस्कृति तथा प्रति संस्कृति दोनों ही मुख्य संस्कृति द्वारा अस्वीकृत होती है। उप संस्कृति स्वीकृत होती है परंतु प्रति संस्कृति अस्वीकृत होती है, या फिर उप संस्कृति अस्वीकृत होती है परंतु प्रति संस्कृति स्वीकृत होती है। सही बताना है, देखकर बताइए। और कल्चर जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो वहाँ पर बताया गया था कि उप संस्कृति क्या होती है, प्रति संस्कृति क्या होती है, सब बताया गया था काफ़ी डिटेलिंग में। तो जिसने भी ना देखा हो प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो उप संस्कृति है वो स्वीकृत होती है जबकि जो प्रति संस्कृति होती है वो अस्वीकृत होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसका कहना है कि संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है। संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है, ऐसा किसका कहना है। ब्रूम एंड सेल्जनिक, स्पेंसर, रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर, बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। इनमें से किसका कहना है कि संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है।
राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रूम एंड सेल्जनिक होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।